राजीव दीक्षित कृत पुस्तक जीरो बजट कृषि दूसरा अध्याय। हरित क्रांति का और एक उद्देश्य मतलब था कि देहातों का किसान या मजदूर अपनी स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए शहर आने पर मजबूर हो। देहातों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा न हो। ईश्वर ने नास्तिक लोग ईश्वर शब्द की जगह प्रकृति या निसर्ग शब्द ले सकते। मानव को प्रतिरोध शक्ति का अद्भुत वरदान दिया है। वह प्रतिरोध शक्ति बीमारियों को आने नहीं देती। हमारे शरीर में जो आंतरी है उसमें कुछ उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बीमारियों के प्रति प्रतिरोध शक्ति देते हैं। उन उपयुक्त जीवाणुओं का विनाश जंतुनाशक एंटीबायोटिक दवाओं से होता है। इस शोषणकारी व्यवस्था ने हमें हरित क्रांति की तरह औषधि विज्ञान मेडिकल साइंस द्वारा एलोपैथी शास्त्र हम पर थोपकर उन जंतुनाशक एंटीबायोटिक मेडिसिन्स दवाओं द्वारा हमारे शरीर में उन प्रतिरोध शक्ति देने वाले जंतुओं को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोध शक्ति नष्ट हो और हमें जानलेवा बीमारियां हो। मृत्यु की डर से हमें उन आधुनिक दवाओं को खरीदने पर मजबूर किया गया और हमारी प्राचीन स्वास्थ्य सेवाएं थी जैसे आयुर्वेद, बारह क्षार पद्धति, यूनानी होम्योपैथी जो एलोपैथी से भी कारगर और उपयोगी है, उनको दबा दिया गया। एलोपैथी की शिक्षा इतनी महंगी बना दी गई कि कोई साधारण किसान का लड़का वह शिक्षा न ले पाए। देहातों में आधुनिक एलोपैथी चिकित्सा न मिले और किसान या मजदूर महंगी चिकित्सा लेने के लिए अपना सब कुछ बेचकर शहर आए और देहातों का पैसा शहर आता रहे। उनको यानी सिस्टम को मालूम हुआ कि किसान खरीदने के लिए शहर आता ही नहीं, स्वयं के रक्षित स्थानीय बीज बोता है, देसी गाय का गोबर डालता है और दवा के स्वरूप गौमूत्र का और नीम की पत्तियों का उपयोग करता है। शहर में आता है तो केवल अपनी कृषि उपज बेचने के लिए। मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उनको किसानों को खरीदने पर बाध्य करना ही था। तो उन्होंने सोचा यह किसान श्रद्धालु होता है, वह जहाँ चमत्कार दिखाई देता है वहीं वह नमस्कार करता है, नतमस्तक होता है। में है। उन्होंने सोचा कि भारतीय किसान स्थानीय लोकल बीजों बोता है, उनका उत्पादन कम होता है, जैसे स्थानीय धान किस्में पेडी प्रति एकड़ 15 से 18 क्विंटल पैदाश देता है। स्थानीय गेहूं की किस्में प्रति एकड़ 6 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ पैदाश देती है। अगर उनको ऐसा चमत्कार करने वाला बीज दिया जाए जो प्रति एकड़ 40-50 क्विंटल धान या गेहूं की पैदाश दे, तो श्रद्धालु किसान ये चमत्कार देखकर जरूर नतमस्तक हो कर यह संकर बीज खरीदेगा। उसके अंदर की पिपासा तृष्णा वह संकर बीज खरीदने पर उसे बाध्य करेगी। वह जरूर इस महंगा संकर बीज खरीदने के लिए शहर आएगा तो देहातों का पैसा शहर आएगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि किसानों को केवल बीज खरीदने के लिए ही शहर नहीं लाना है, वह बार बार हर वस्तु या संसाधन खरीदने को शहर आए। ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है तो उन्होंने वह चमत्कार करने वाले अधिक पैदाश देने वाले संकर बीज इस तरह निर्माण किए जो रासायनिक खाद नहीं डालते तो उसकी फसल बढ़ती ही नहीं। तो वह किसान यह महंगे संकर बीज भी खरीदेगा और रासायनिक खाद भी खरीदेगा, लेकिन ये संकर बीज इस तरह निर्माण करे ताकि उनमें कीटों के प्रति और बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोध शक्ति न बचे। साथ साथ रासायनिक खाद इस तरह निर्माण करना है कि जो भूमि में डालते ही भूमि निर्जीव बनेगी, बंजर बनेगी, भूमि की प्रतिरोध शक्ति नष्ट होगी तो उस बंजर भूमि में उगने वाली संकर फसल कमजोर होगी तो उस पर बहुत सारे फसल को खाने वाले कीट और बीमारियां आएगी। तो वह किसान इन कीटों का खात्मा करने के लिए वेसलरी कीटनाशक दवा भी खरीदेगा और फंगीसाइड दवा भी खरीदेगा। तो देहातों का पैसा शहर आता रहेगा, यानी वह महंगे संकर बीज भी खरीदेगा, साथ में रासायनिक खाद भी खरीदेगा।
कीटनाशी दवा भी खरीदेगा और रासायनिक खाद से भूमि सीमेंटे जैसी कठिन होती है तो खुद का लकड़ी का हल उस कठिन भूमि को छेद नहीं सकता। वे चाहते थे कि किसान खुद बनाया हुआ कोर्ट भी काश्तकारी की औजार न बनाए, वह हर औजार कारखाने में बनाया हुआ ही उपयोग में लाए। रासायनिक खाद भूमि को इस तरह कठिन बनाने के लिए लाए गए ताकि उस भूमि की मशागत किसी लकड़ी की हल से या बखर से न हो और किसान आखिर लोहे के हल या ट्रैक्टर खरीदने पर मजबूर हो अपने लकड़ी के औजार छोड़कर ट्रैक्टर भी खरीदेगा। किसान का और गांव का सारा पैसा शहर आता जाएगा। उनको मालूम पड़ा कि किसान यह जरूर खरीदेगा, लेकिन खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो वह कैसा खरीदेगा। उनको मालूम हुआ यह किसान उधारी में हाथी भी खरीदता है तो क्यों न उसे उधार देने की व्यवस्था की जाए। इसलिए उन्होंने कर्जा देने के लिए बैंक पत संस्थाएं निर्माण की। किसानों को बीज, खाद, दवा, औजार खरीदने के लिए खींचकर शहर लाने की सारी सुव्यवस्था निर्माण की गई, जिसका नाम है हरित क्रांति। उन्होंने संकर बीज निर्माण करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेकार पड़े हुए गोला बारूद और बम बनाने के काम आने वाले रसायनों के कारखानों में रासायनिक खाद और कीटनाशी दवाओं का निर्माण कार्य चालू करके उन कारखानों का रासायनिक खाद और कीटनाशी दवाओं का निर्माण कार्य चालू करके उन कारखानों का सदुपयोग किया। कृषि विश्वविद्यालयों और सरकारी कृषि संसाधनों संस्थाओं और आधुनिक कृषि तंत्र का आविष्कार करने का कार्य सौंपा गया। सरकारी कृषि विभाग द्वारा यह तंत्र किसानों तक पहुंचाने के लिए सुनियोजित व्यवस्था खड़ी की गई। किसानों को कर्जा देने के लिए सरकारी पत संस्थाओं का और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का जाल बिछाया गया। सहकार क्षेत्र में अलग अलग कानून बनाए गए जिनसे कर्जा लेने वाला किसान अगर कर्जा वापस नहीं करता है तो उस पर सरकारी जब्ती लाई जा सके और उसकी इज्जत खुलेआम बाजार में नीलाम हो सके। हरित क्रांति के पहले किसान मजदूरों के लिए दिन उपजीविका लिए और गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक हर वस्तु या संसाधन गांव में ही पैदा होते थे। हमारे गांव में हर वस्तु बनाने के छोटे छोटे लघु उद्योग होते थे। कपड़ा बनाने वाला बुनकर, तेल बनाने वाला तेली, लोहे के औजार बनाने वाला लोहार, जूते बनाने वाला चमार, खेती के औजार बनाने वाला और घरों की लकड़ी का कार्य करने वाला मिस्त्री आदि सभी देहाती उद्योग संभालने वाले परंपरा से चले आए थे। कोई भी वस्तु बाहर से देहातों में नहीं आती थी। बगैर नमक उन लघु उद्योगों का आवश्यक कच्चा माल रॉ मटेरियल गांव में ही पैदा होता था। गांव से कोई भी पैसा शहर नहीं जाता था। उल्टा जब किसान अपनी अतिरिक्त उपज शहरों की मंडियों में बेचने के लिए जाता था तब शहर से पैसा गांव आता था। इस शोषणकारी व्यवस्था ने हरित क्रांति के पहले औद्योगिक क्रांति लाकर हमारे देहातों में निर्मित वस्तुओं से सस्ती वस्तुएं देहातों में व शहरी उपभोक्ताओं को देकर हमारे ग्रामीण लघु उद्योग बंद कराने के लिए मजबूर किया। इस तरह इस हरित क्रांति ने किसानों के दर्द इर्द गिर्द एक गहरा सुनियोजित सुनियंत्रित शिकंजा कसकर खड़ा कर दिया। एक चक्रव्यूह उसके सामने तैयार करके खड़ा कर दिया जिसका नाम है हरित क्रांति। कृषि विश्वविद्यालयों ने इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की शिक्षा जीव, भूमि, पानी, पर्यावरण, मानवीय स्वास्थ्य नष्ट करने वाले कृषि विज्ञान का विज्ञान या अज्ञान शोध कार्य करके और उन विनाशकारी और किसानों का आत्महत्याओं की तरफ खींचकर ले जाने वाले रासायनिक कृषि के तंत्र ज्ञान किसानों को सरकारी कृषि विभागों द्वारा प्रदान की, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं बताया गया जिससे वह कर्जे में पूरा डूब जाए, उसके फसल उपज को लाभकारी दाम कभी न मिले। ऐसी व्यवस्था खड़ी करके उसे कर्जा घटाने का अवसर ही न हमलने दे और अंत में वह अपनी खोई हुई इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या ही करे, दूसरा रास्ता न रहे। ऐसा चक्रव्यूह किसानों के सामने खड़ा करके उनको उस युग में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। अगर आप इस चक्रव्यूह के बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हरित क्रांति ने बाहर पड़ने के सभी मार्ग पहले ही बंद कर रखे हैं। केवल एक ही मार्ग आपके सामने, एंडोसल्फान का एक घूंट, आत्महत्या।
सुसाइड। आज हर दिन सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपए राशि के पैकेजेस किसानों के सामने रख रही है और पैकेजेस किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने से बचाने के बजाय उन्हें और तेजी से आत्महत्याओं की ओर ले जाने का कार्य करने वाले हैं। इन पैकेज में आत्महत्याओं के पीछे कारणों का अभ्यास नहीं, किसानों को और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देकर और ऋणों के पहाड़ों के नीचे दबाने का केवल एक महलम निहित है। इस ज़्यादा ऋणों से वह जरूर आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। किसानों को आत्महत्या पर मजबूर कर के कोई किसान का बेटा खेती नहीं करेगा, वह शहर नौकरी के लिए दौड़ेगा, अपनी खेती कंपनियों को बेचेगा और इसे कंपनियां ऋण यांत्रिक खेती करके संपूर्ण खेती का यांत्रिकरण करेगी और तो स्वावलंबी कृषि व्यवस्था बर्बाद होगी, ग्रामीण कृषि सांस्कृतिक नष्ट होगी। आत्महत्या को अगर रोकना है तो किसानों को ऋण लेना पड़े ऐसी कृषि विधि की आवश्यकता है। तो किसानों को ऋण नहीं लेना पड़े ऐसी कृषि विधि की आवश्यकता है। हरित क्रांति की देन रासायनिक कृषि और अब किसानों पर थोपी जा रही सेंद्रीय कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों को कुछ संसाधन खरीदने पर मजबूर करती है, निसर्ग व्यवस्था का विध्वंस करती है, किसानों को कर्जे में डुबाकर आत्महत्या की तरफ दौड़ाती है। लेकिन घबराइए नहीं, इस विनाशकारी हरित क्रांति के चक्रव्यूह से बाहर पड़ने का मार्ग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह है निसर्ग कृषि का जीरो बजट।